हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल विक्रांत क्लासेस। आज जो लेक्चर आपके लेके आया हूं मैं, उसका नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसका फर्स्ट और सेकंड जो पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है और थर्ड पार्ट लेके आया हूं। ये थर्ड और फाइनल पार्ट है इस चैप्टर का। इसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह हो जाएगा फिनिश। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में, इसमें हम पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स क्या होते हैं, क्या डिफरेंस है उनके बीच में, इसको हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में इसके बारे में आते हैं उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे मनरेगा के बारे में। जो मनरेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है इंडिया का, क्या उसके फ़ायदे हैं, उससे क्या क्या मिलता है हमको, उसको पढ़ेंगे। और साथ के साथ हम लोग पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है और कितनी तरह की अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में बहुत पॉपुलर इस समय है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं चैप्टर को विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। ये 3 पॉइंट्स रह गए इंपॉर्टेंट, एक अनएम्प्लॉयमेंट, एक मनरेगा और एक प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। इसको मैंने एक ही में इकट्ठा कर दिया है, इससे चैप्टर पूरी तरह आज ही हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म अनएम्प्लॉयमेंट। अब जैसे आप लोग हैं तो आप लोग अनएम्प्लॉयड नहीं हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि जो आदमी जॉब नहीं करता वो अनएम्प्लॉयड है। ऐसा नहीं है। देखिए लिखा है मैंने, विलिंग टू वर्क बट नॉट गेटिंग जॉब। ऐसे लोग जो काम तो करना चाहते हैं, क्वालिफाइड हैं, पर जॉब मिल नहीं पा रही है, इनको हम लोग अनएम्प्लॉयड कहते हैं। अभी आप लोग तो जॉब करना नहीं चाहते हैं, आप पढ़ रहे हैं। अभी तो आप पढ़ने के बाद कोई कोर्स करेंगे, फिर जॉब करेंगे। तो ऐसे लोग, दोज हु आर विलिंग टू वर्क, काम तो करना चाहते हैं लेकिन जॉब नहीं मिल रही है, उनको हम लोग कहते हैं अनएम्प्लॉयड पर्सनस। तो अब देखिए अनएम्प्लॉयड, मैंने 2 तरह की अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे लिए। एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझाऊंगा आपको मैं। और एक है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो पता होना चाहिए आपको कि क्या इसका मतलब होता है। तो डिस्गाइज से शुरू करते हैं। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है आपका, इसको हम लोग एक नाम और भी जानते हैं, इसका नाम है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट, छुपा हुआ। अब छुपा हुआ कैसे जरा देखिए, बड़ा सा तो हंसने वाला नाम है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। कैसे देखिए, लिखा है मैंने, मोर एम्प्लॉयड देन रिक्वायर्ड नंबर। जिस जगह कम लोगों की ज़रूरत है, अधिक लोग काम कर रहे हैं। मान लीजिए एक खेत है एक फार्मर का, और उस खेत के अंदर, अब जैसे मान लो इस खेत में 3 लोगों की ज़रूरत है, 3 पर्सन की ज़रूरत है, 3P। तो इसमें एक फार्मर है, उसके फार्मर काम करता है, उसके 2 बच्चे काम करते हैं, एक सन 1 और सन 2। अब सन 3 भी है जो कि अनएम्प्लॉयड है, उसके पास जॉब नहीं है। तो फादर क्या बोलेगा कि भैया तुम भी आओ और तुम भी इसमें काम करो, इस खेतों में, तुम्हें जॉब नहीं है। भाई सब लोग अच्छा पैसा अर्न करेंगे और ये अर्न नहीं करेगा तो उन्हें दुख तो होगा। तो उनसे कहा कि ठीक है, खेत तो अपने घर का है, तुम भी आओ इसमें काम करो। तो अब क्या हो गया, 3 लोगों की ज़रूरत थी इसके अंदर, अब 4 लोग काम कर रहे हैं। तो 4 लोगों के काम करने से इनकम तो नहीं बढ़ेगी, इनकम तो उतनी की उतनी रहेगी। बस फ़र्क ये आ गया कि अब सबकी इनकम और कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी इक्वल। तो इसलिए डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग कहते हैं हिडन। कि सब लोग देखने में तो लग रहा है कि दे आर एम्प्लॉयड, देखने में भी लग रहा है कि सबके पास जॉब है, सब अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं, पर एक्चुअल में हो क्या रहा है कि वो सब एम्प्लॉयड नहीं है, दे आर अंडर एम्प्लॉयड। जितना उनका पोटेंशियल है, जितना वो पैसा अर्न कर सकते हैं, उससे उनको कम पैसा मिल रहा है। जैसे एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ फटाफट, देखिए आपको 2 मिनट के अंदर तो आपको समझ में आएगा। कि मान लीजिए यही एग्जाम्पल समझते हैं किसान का, कि मान लीजिए हम देख लेते हैं फटाफट कि ये इस खेत से लगभग जो महीने की इनकम आती है, वो इनकम आती है जैसे 30,000 आती है, 30,000 रुपये आती है। और 3 लोग इसमें काम करते हैं, एक 3P। तो इसका मतलब ये है कि 3 लोग काम कर रहे हैं, तो पर पर्सन एक आदमी की जो इनकम है वो 10,000 रुपये महीने की आ रही है। ठीक है, अच्छा पैसा अर्न करते हैं। फिर क्या हुआ कि 2 लोग घर में और थे जो कि एम्प्लॉयड नहीं थे, तो फादर ने कहा तुम भी भाई इसमें काम करो। तो अब क्या हो गया, पहले 3 लोग काम कर रहे थे, अब 2 लोग और काम कर रहे हैं, टोटल 5 लोग हो गए। तो इनकम तो वही की वही रहेगी, 30,000 रुपये। अब क्या हो गया, 30,000 5 लोगों में बटेगा। तो अब इसके बाद क्या होगा कि पर पर्सन की इनकम कितनी जाएगी, 6,000 रुपये महीना।
तो आप देखिए कि जहाँ पे 10,000 मिलना चाहिए था अब मिल रहा है 6,000। तो सब देखने में तो लग रहे हैं सब एम्प्लॉयड हैं, पर सब एम्प्लॉयड नहीं है। सबका जो पोटेंशियल है, जितना पैसा वो अर्न कर सकते हैं, उसका आधा पैसा लगभग उनको मिल रहा है। इसलिए इसे हम लोग कहते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, और इसका एक और नाम है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का, तो इसको आप लिख सकते हैं कि मोर नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, यानी जहाँ पे अधिक लोग काम करते हैं पर ज़रूरत जो है वो कम लोगों की होती है, उसको हम लोग कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। बुक में इसकी लिखी है डेफिनेशन, उसका पढ़िएगा, और देखिए स्क्रीन पे आपके इसमें ये डेफिनेशन आ भी रही है जो कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को एक्सप्लेन कर रही है। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसको अच्छे से समझ के लिखिएगा, और आप चाहें तो ये उदाहरण जो मैंने दिया है आपको एग्जाम्पल, इसको भी आप कोट कर सकते हैं। सेकंड जो आपका है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, इसे हम लोग कहते हैं कि जो आदमी है ये स्पेशली गांव में देखने को मिलती है, विलेज में, जो लोग खेतों में काम करते हैं। अब खेतों में क्या होता है कि एक साल के 8 महीने काम रहता है। अब 4 महीने फसलें अपने आप ग्रो करती हैं, तो उस समय काम नहीं होता है। तो जो लोग जो खेतों में काम करते हैं, दे आर एम्प्लॉयड इन वन सीजन बट अनएम्प्लॉयड इन अदर सीजन। एक में काम मिल रहा है उनको, मान लो साल के 8 महीने काम मिल रहा है उनको, और 4 मंथ काम नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसे हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, कि पूरे साल काम नहीं है, काम सिर्फ कुछ महीने के लिए है, तो ये सीजनल। तो डिस्गाइज भी आपका जो है और सॉरी, जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है ये भी आपको विलेज के एरिया में देखने को मिलती है। ये विलेज में है, गांव के इलाकों में देखने को मिलती है। और जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ये भी गांव के इलाकों में अधिक देखने को मिलती है। इसका संबंध खेतों से है, इसका संबंध भी खेतों से आमतौर पर देखने को मिलता है। तो इसको हमने इसलिए समझा दिया आप लोग को कि कई बार एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन है पूछ लेते हैं कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, समझाइए। और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का जो क्वेश्चन है वो मेरे ख्याल से हो सकता है कि ये 3 मार्क्स में आ सकता है, 3 मार्क्स या 1 मार्क्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो आप इसको लिख सकते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, एग्जाम्पल कोड कर दीजिए, साथ में हिडन अनएम्प्लॉयमेंट इसका दूसरा नाम है। ये भी आप एग्जाम में लिख के आ सकते हैं, आपको मार्क्स मिलेगा। तो आई होप समझ में आया होगा। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए ये आपको जानना जरूरी है कि मनरेगा क्या है। मनरेगा एक ऐसी स्कीम है गवर्नमेंट की, इसको हमारे जो बुक में एक छोटा सा इसका दे रखा है इसके बारे में कि मनरेगा होता क्या है। इसे मैंने छोटा सा ही पार्ट लिया है। एग्जाम में अगर आएगा तो ये 1, 2 या 3 नंबर, 2 नंबर के क्वेश्चन तो होते नहीं है, 1 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो इसको इस तरह से ही पढ़ेंगे हम लोग। देखते हैं। देखिए मनरेगा पहले समझिए कि ये एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट, फिर से बोल रहा हूँ, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में जब ये एक्ट आया था तो इसका नाम था सिर्फ नरेगा, ये नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। उसके बाद 2009 में इसका नाम चेंज किया गया। 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम में MG यानी महात्मा गांधी को जोड़ दिया गया, उनका बर्थडे था उस दिन। तो 2009 अक्टूबर 2 अक्टूबर को ये बन गया MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये क्या करता है देखिए, ये जितने भी ऐसे लोग जो बहुत गरीब हैं, BPL बिलो पॉवर्टी लाइन, बहुत गरीब हैं, उनको कम से कम 1 साल के अंदर 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट की गारंटी लेता है कि हम 100 दिन का काम आपको पक्का देंगे। अगर 100 डेज का काम नहीं दे पाए तो बदले में आपको फिर फ्री में 100 डेज का पैसा देंगे। गवर्नमेंट कहती है कि हम कम से कम 100 दिन का काम, 100 दिन का वर्क आपको पक्का देंगे, और अगर ये वर्क नहीं दे पाए तो इसके बदले में आपको पैसा मिलेगा। अच्छा, ये मिनिमम डेज हैं 100 डेज, इससे ऊपर काम मिल सकता है लेकिन इससे कम काम नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी ये मनरेगा क्या करता है, ये मनरेगा एक राइट टू वर्क, ये लोगों का राइट है, राइट उन्हें काम मिलना चाहिए ना, तो राइट टू वर्क का अधिकार पूरा कर रहा है। और पूरे इंडिया में कम से कम 625 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं पूरे इंडिया में जहाँ पे इसको इस समय चल रहा है और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये मनरेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आपको मैं डिटेल से बताऊँ मनरेगा के बारे में तो मुझे आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं इसका फिर से लेक्चर बनाऊंगा मनरेगा का और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि मनरेगा क्या है। और मनरेगा की शुरुआत जो हुई थी ये हुई थी उधमपुर एक जगह है साउथ इंडिया में। चलिए इसको, ये आपके कोर्स में नहीं है तो इसको आप मत ही पढ़िए।
क्योंकि क्या फ़ायदा आपका और कन्फ्यूज़न बढ़ेगा। तो अगर आप कहेंगे तो मैं इसका एक लेक्चर, सेपरेट लेक्चर बना दूंगा अगर आप कहेंगे। फिलहाल समझिए कि मनरेगा एक ऐसा एक्ट है जो 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट की गारंटी लेता है गरीब लोगों की, जो लोग जिनके पास मनरेगा कार्ड बना हुआ है। इसके अलावा ये मनरेगा राइट टू वर्क प्रोवाइड कर रहा है पूरे इंडिया में। इस समय 625 अप्रॉक्सीमेटली, ये जो फिगर 625 लिखी है ये अप्रॉक्स है, मतलब मैं ये एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, ये अप्रॉक्स फिगर है कि लगभग इतने डिस्ट्रिक्ट में ये चल रहा है। ठीक है, अब लास्ट सेक्शन देख लेते हैं फटाफट। तो इसमें मुझे लगता है कि इसमें भी आपको एक यू विल गेट अ 3 मार्क्स क्वेश्चन और 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है। तो अब ये आपको देखना पड़ेगा। पूछ लेंगे कि मनरेगा में गवर्नमेंट जो है मनरेगा एक्ट क्यों, मतलब क्या है, तो इट इज़ ए एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये पूछ सकते हैं कि जो मनरेगा है उसमें कितने डेज़ की गारंटी मिलती है, 100 डेज़ की मिलती है। तो इस तरह से आपको सब पता होना चाहिए। चलिए अब लास्ट सेक्शन पढ़ लेते हैं इस चैप्टर का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। इसका डिफ्रेंशिएट करने को आ सकता है कि व्हाट इज़ प्राइवेट सेक्टर एंड व्हाट इज़ पब्लिक सेक्टर। तो देखिए फटाफट देख लेते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर का मतलब ये होता है कि वो सेक्टर जिसको कोई एक आदमी जिसका मालिक होता है किसी कंपनी का, जैसे रिलायंस इंडिया लिमिटेड है, टाटा ग्रुप है, इस तरह ऐसी कंपनियां, अडानी ग्रुप है। तो ऐसी कंपनी जिसका एक मालिक होता है, कोई एक प्राइवेट आदमी इसका मालिक होता है, उसको हम लोग कहते हैं प्राइवेट सेक्टर। तो ओन्ड बाय इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल, किसी एक आदमी जो है वो उसका मालिक होता है जो चलाता है। जैसे मुकेश अंबानी का एक ग्रुप है, रिलायंस जियो है जैसे मान लीजिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जितनी भी ऐसी कंपनियां जिसका मालिक कोई एक ही आदमी होता है, वो आदमी उस कंपनी को रन कर रहा होता है और लोगों को हायर करता है, पैसा अर्न करता है, उनको सैलरी बांटता है, तो उसको हम लोग प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। तो ये प्राइवेट सेक्टर जो होता है, इनका मेन मोटिव क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है? तो इनका उद्देश्य ये होता है टू अर्न प्रॉफिट, यानी ये कोई समाज सेवा काम नहीं कर सकते, ये वही काम करते हैं जिससे कि लोगों को प्रॉफिट, इन लोगों को प्रॉफिट मिले। जब प्रॉफिट मिलेगा तभी लोगों की सैलरी दे पाएंगे। तो इसलिए इनका मेन मोटिव क्या होता है, इज टू अर्न प्रॉफिट, अधिक से अधिक पैसा अर्न करना, ये उनका मुख्य उद्देश्य होता है। एग्जाम्पल में रिलायंस इंडिया लिमिटेड लिख दिया है मैंने, टाटा ग्रुप लिख दिया है, अडानी ग्रुप हो गया, और भी अगर आपको लगता है कोई एग्जाम्पल और भी है तो उसको आप एग्जाम में पक्का लिख के आ सकते हैं। पब्लिक इसका उल्टा है। पब्लिक का मतलब ये वो कंपनियां हैं जिसकी मालिक गवर्नमेंट होती है, ओन्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट चलाती है इसको। अब गवर्नमेंट चलाती है तो गवर्नमेंट का जो कंपनी खोलने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गवर्नमेंट का देखो मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है पब्लिक वेलफेयर, यानी समाज सेवा। यानी गवर्नमेंट ऐसे काम करती है, उसका देखिए पब्लिक वेलफेयर भी उनको करना है और पैसा भी अर्न करना है। अगर पैसा अर्न नहीं करेंगे तो अपने लोगों को तनख्वाह नहीं बांट नहीं पाएंगे। तो पब्लिक वेलफेयर प्लस प्रॉफिट, प्लस लिख दीजिए, प्लस प्रॉफिट, यानी उनको प्रॉफिट भी कमाना है और लोगों की भलाई के लिए काम भी करना है। तो देखिए यहाँ पे अंतर, ये इनका उद्देश्य सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना है। इनका उद्देश्य क्या है कि पब्लिक वेलफेयर भी करना है और प्रॉफिट भी अर्न करना है, जिससे पब्लिक भी खुश रहें। कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट की जो कंपनियां हैं ऐसी स्कीम लेके आती हैं जिससे उनको बहुत कम फायदा होता है, लेकिन पब्लिक को फायदा अधिक पहुंचता है। तो ये काम भी गवर्नमेंट करती है। तो इस तरह से जैसे मान लीजिए एयर इंडिया है, जैसे मान लीजिए ये गवर्नमेंट की कंपनी है। अब एयर इंडिया क्या करती है, फ्लाइट की रेट कम कर दिया मान लीजिए, तो उनको लॉस तो हो रहा है लेकिन पब्लिक को फायदा हो रहा है। देखिए प्राइवेट कंपनी जो होती हैं, जितनी प्राइवेट कंपनियां काम कर रही हैं, इंडिगो वगैरह, तो वो लोग इस तरह से रेट कम नहीं कर सकते क्योंकि उनका उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो पूछ लेंगे मोटिव क्या है गवर्नमेंट कंपनी का? मोटिव ये पब्लिक वेलफेयर प्लस प्रॉफिट। अच्छा, इसके अलावा 2 एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं, ONGC और BSNL। तो इस तरीके से ये 2 कंपनियां ऐसी हैं जो गवर्नमेंट रन करती है। तो ये आपकी पब्लिक सेक्टर का पार्ट हो गया और ये आपका प्राइवेट सेक्टर का पार्ट हो गया। आई होप समझ में आया होगा। तो मेरे ख्याल से इसको मैं रेटिंग देता हूँ 3 मार्क्स, यानी 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो इसको आप इस तरह से ही पढ़िएगा, ठीक है। शॉर्ट पॉइंट और क्रिस्प पॉइंट लेके आइएगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। काफ़ी दिनों के बाद लेक्चर मैंने आज पोस्ट किया है, लेकिन अब मैं वादा कर रहा हूँ कि लेक्चर लगातार पोस्ट करता रहूँगा। थोड़ा टाइम की कमी थी तो इस वजह से काफ़ी बिजी था मैं, लेकिन अब लेक्चर लगातार पोस्ट करूँगा। अगर ये अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।